तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम ये पूरे ब्लैक बोर्ड में कंप्लीट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 और चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना। ये सुनो, तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। और एक टॉपिक में, एक लेक्चर में हम करने वाले हैं एक क्लास और होगा परमाणु की संरचना खल्लास। ये सुनो, लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, हम परमाणु के बारे में चैप्टर नंबर 3 में क्या पढ़े थे ना, हमने डाल्टन के बारे में पढ़े थे जिन्होंने परमाणु के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। ये सुनो, तो परमाणु के बारे में जो बच्चों इंट्रोडक्शन दिया गया, इसमें हमने देखा था कि भाई परमाणु क्या है। परमाणु एक सूक्ष्मतम कण है जो कि अविभाज्य है और सबसे छोटा कण है। लेकिन यहाँ पे 4th नंबर टॉपिक में हम जो देखने जा रहे हैं, यहाँ पे डाल्टन के बातों को क्या हो रहा है, खंडन। डाल्टन ने ये बताया था कि परमाणु क्या है, सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसको लेकर चर्चा हुआ कि भाई क्या है क्या नहीं। उसके बाद इनके जो सूक्ष्मतम कण बोला गया था, इसको खंडन करके ये बोला गया कि नहीं, परमाणु के अंदर भी और कुछ चीजें हैं और जिनका नाम बोला गया अपरमाणु है। क्या बोला गया, अपरमाणु। कैसे कैसे ये जो खंडन होते होते गया और लास्ट में फाइनली आपकी परमाणु की संरचना कैसे बना, आज हम डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। तो बेटे, डाल्टन के बाद 1886 में यहाँ पे गोल्डस्टीन नामक एक वैज्ञानिक आ रहे हैं जिन्होंने कैनल रे की क्या किया था, उद्भावन किया था। ठीक है, और जो कैनल रे क्या था, धनावेशित कण था, धनावेशित वाला मतलब पॉजिटिव वाले, और जिसका मदद से आगे जाके हम क्या कर पाएंगे, प्रोटॉन की खोज कर पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जे.जे. थॉमसन, यहाँ पे गोल्डस्टीन को यहाँ पे रखिए। अब आए जे.जे. थॉमसन 19वीं सदी में, जिन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन के बारे में पहले ढूंढा। पहला अपरमाणु इन्होंने नाम क्या दिया, इलेक्ट्रॉन। और बच्चों, इन्होंने अपने परमाणु मॉडल में क्या बताया ना, जो परमाणु होते हैं वो कैसे होते हैं, एक धनावेशित कण है, ये पूरा धनावेशित कण, और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, छुपे एक एक धसे हुए। तो इन्होंने पहले बच्चों जो छोटे छोटे यहाँ पे पॉइंट दिख रहे हैं, इनको रेड बोल के इनका नाम दिया इलेक्ट्रॉन। तो मैं अगर बोलूंगा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो अपरमाणु है उसका नाम पहले उल्लेख किसने किया, तो नाम आएगा किसका, जे.जे. थॉमसन। और इन्होंने अपने परमाणु मॉडल को तरबूज के रूप में, या तो बन के रूप में, या तो आपका क्रिसमस के रूप में दर्शाया है। ये सुनो, और इसके साथ साथ बच्चों इन्होंने ये बोला कि भाई यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है धंसे हुए। ये सुनो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है धनावेशित आवेश है पूरा गोला, और ये जो छोटे छोटे चीजें ये क्या है, इनके इलेक्ट्रॉन से। अब आगे चलते हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इन्होंने परमाणु मॉडल को लेकर क्या बोला ना, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बच्चों प्रोटॉन की खोज किया। किसकी खोज किया, ये थोड़ी सी कहानी क्या है, लंबी है, लेकिन काफी शॉर्ट एंड स्वीट में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बेटा, इन्होंने प्रोटॉन की खोज कैसे किया और इसका नाम पी कैसे दिया ना। पहले बच्चों कुछ प्रयोग किया, और प्रयोग के लिए क्या क्या साधन की आवश्यकता पड़ा, अल्फा कण की और सोने की पतली पन्नी जो कि 1000 परमाणु कणों से बना हुआ था, ऐसे एक लेके इन्होंने क्या किया, उस पर से क्या अल्फा कण किसके बने हुए हैं, हीलियम के। किसके हैं, और इसका द्रव्यमान काफी तगड़ा है, 4 यूनिफाइड जितना है। इसको अंदर से गुजारा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे अल्फा के किरण क्या हो गए, चले गए, विक्षेपित नहीं हुए। विक्षेपित नहीं होना मतलब अपने मार्ग से ना भटकना। तो यहाँ पे चले गए, लेकिन कुछ ऐसे कण है जो विक्षेपित हुए, उनको पता भी नहीं चला, लेकिन एक कण उनको चौंका दिया, क्योंकि वह कण सीधा गया और वापस आया। मतलब यहाँ पे बोला गया कि 12,000 कणों में से, 12,000 किरणों में से एक ऐसा किरण था जो जाके टकरा के वापस आया। तो उन्होंने समझ गया कि भाई ये जो मैं समझ रहा हूं कि भाई ये परमाणु खाली खाली वाली चीजें नहीं, बीच में ऐसे कुछ तत्व है ही जो सबसे वजनदार, सबसे तगड़ा है और सबसे ज्यादा द्रव्यमान। पूरे परमाणु, जैसे बच्चों किसी कार का इंजन सबसे ज्यादा द्रव्यमान वाला होता है, वैसे ही परमाणु में न्यूक्लियस मतलब उसके नाभिक में कुछ ऐसी चीज है जो कि पूरे परमाणु का से भी ज्यादा, मतलब पूरे परमाणु का सबसे ज्यादा द्रव्यमान कौन कैरी करता है, वो सेंटर में रहने वाला, न्यूक्लियस में रहने वाला चीज, जिसको क्या कहा गया, प्रोटॉन। जिसको क्या कहा गया, प्रोटॉन। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों प्रयोग की बातें कर लिया गया। यहाँ पे परिणाम की बात है कि इन्होंने बोला कि भाई बहुत सारे मैंने किरण छोड़े, सारे किरण चले गए, विक्षेपित नहीं हुए, बहुत ही कम किरण थे जो कि विक्षेपित हुए। और इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, 12,000 में से एक किरण खाली क्या हुआ, टकरा के वापस आया। तो परिणाम में बच्चों इन्होंने क्या बोला, ये प्रयोग का परिणाम है, लेकिन इन्होंने अपने हिसाब से परिणाम को इंटरप्रेट किया और क्या बोले, परमाणु का अधिकतम भाग क्या है, खाली है, इसलिए तो किरण चले गए। अगर एक बच्चों दीवार होगा, जैसे यहाँ पे हमने देखा है, ठीक है, यहाँ पे एक जाली ऐसा है, खाली बीच में ही क्या है, एक
एक प्लेट है, बाकी खुला है, पत्थर मारोगे बहुत सारे पत्थर यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जब टकराएगा आप आंख बंद करके पत्थर मारो, आपको लगेगा कि भाई हाँ बीच में कुछ ऐसा चीज है जो कि कठोर है। तो वही चीज बच्चों की किसने ऑब्जर्व किया? रदरफोर्ड। और यहाँ पे बच्चों परमाणु के अधिकतम भाग खाली है, बहुत कम मार्ग से ही विक्षेपित हुए कण और बहुत कम 180 डिग्री पर विक्षेपित हुआ। 180 मतलब गया और आया, ऐसे आप देख सकते हो आपके बुक में जो दिया गया है, ठीक है। उसके बाद बच्चों इन्होंने ये सारे परिणाम पर से निष्कर्ष क्या निकाला ना, निष्कर्ष की अगर बात करें, इन्होंने बोला कि भाई केंद्र जो होता है परमाणु ये है, तो इसके जो केंद्र है ये धनावेशित है, और सबसे पूरे परमाणु का जो आप वजन माप रहे हो, परमाणु का जो वजन होगा आप देख रहे हो, ये इसका पूरे बच्चों वजन किसमें है? ये न्यूक्लियस में, ठीक है। उसके बाद बच्चों इन्होंने बोला कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन तो बच्चों जो जे थॉम्सन ने दिया उसको तो छोड़े नहीं, बोले कि ये क्या कर रहा है? घूम रहा है। क्या कर रहा है? घूम रहा है, लेकिन कौन से रूप में घूम रहा है? वर्तमान में घूम रहा है। और बच्चों एक बड़ी बात उन्होंने कर दिया, बोले कि ये जो परमाणु है, परमाणु समझ लो ये है और इसका नाभि ये है, तो परमाणु की त्रिज्या अगर मैं कैपिटल आर करूं और ये नाभि की त्रिज्या में अगर स्मॉल आर करूं, ये परमाणु की त्रिज्या मतलब ये जो स्मॉल आर है ये क्या है? कैपिटल आर है, ये है ना इज इक्वल टू 10⁵ गुणा स्मॉल आर, मतलब ये जो अब न्यूक्लियस है काफी छोटा है, ये 1,00,000 गुण से कम है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों हम लोग एक बात किए थे 2000 वाला, ये सुनो, इलेक्ट्रॉन जो है बोला कि इलेक्ट्रॉन का भार नगण्य है, इन्होंने बोला था इलेक्ट्रॉन का भार क्या है? नगण्य। प्रोटॉन का भार उसका 2000 गुना है। कितना गुना है? 2000। तो इस प्रकार से बच्चों रदरफोर्ड ने क्या दिया? अपने मॉडल प्रस्तुत किया, और मॉडल को बच्चों इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं, शक्तिमान वाला है, और अंदर क्या होंगे? प्रोटॉन्स होंगे, जो सबसे ज्यादा पूरे परमाणु का द्रव्यमान कहाँ पे समेटा हुआ है? कहाँ पे? प्रोटॉन में, ठीक है। जैसे पूरे कार गाड़ी का या बुलेट गाड़ी का इंजन सबसे ज्यादा वजनदार है, वैसे ही बच्चों पूरा द्रव्यमान प्रोटॉन में समेटा हुआ है। लेकिन इलेक्ट्रॉन बच्चों वर्तुलाकार में घूर्णन करें, उन्होंने ये खोल दिया था। और इसके साथ साथ इन्होंने परमाणु त्रिज्या के बारे में भी इन्होंने कंसेप्ट दिया था, और इलेक्ट्रॉन नगण्य उसका द्रव्यमान है इसके बारे में भी उन्होंने अपने मॉडल में प्रस्तुत किया। इसके बाद बच्चों हम आते हैं किसके पास? निल्स बोर ने बच्चों ज्यादा कुछ नहीं किया, उन्होंने बोला कि भाई हाँ इनका बच्चों ना कुछ कमियां निकला। कमियां क्या है कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ऐसे अगर घूमेंगे वर्तुलाकार में, घूमते रहेंगे तो ये क्या करते रहेंगे? ऊर्जा विक्षेपित कर देंगे, ऊर्जा विकिरण करते रहेंगे, और ये कभी ना कभी न्यूक्लियस के पास आके भी ऊर्जा का विकिरण करेंगे, क्योंकि ये किस गति में घूमते हैं? तो बच्चों यहाँ पे जब आके ये घूमेंगे तो कभी ना कभी क्या होगा? विस्फोट होगा, तो हर एक चीज अभी तो फटता होगा, ये सुनो। तो इन्होंने बच्चों इस प्रकार से इनकी कमियां निकाला गया। इसीलिए बच्चों नेक्स्ट में पिक्चर में कौन आए? निल्स बोर। नेक्स्ट कौन है? निल्स बोर। निल्स बोर ने बोला कि भाई जो कमियां आपने ढूंढा था, किसमें ढूंढा था? रदरफोर्ड में। इसको हम दूर करते हैं। आपने बोला था कि रदरफोर्ड वर्तुलाकार में घूमते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स, मैं बोल रहा हूँ वर्तुलाकार में ये कैसे घूमते हैं? राउंड का मतलब पूरे गोलाकार में घूमते हैं, गोलाकार में घूमते हैं, वक्राकार में पूरा घूमते हैं। इसीलिए क्या करेंगे? जो इलेक्ट्रॉन्स है अपने ही कक्ष में, इनको बच्चों उन्होंने बोल दिया ये होता है इनका ऊर्जा स्तर या तो कक्ष, ये अपने ही कक्ष में ऊर्जा का विकिरण करेंगे, दूसरे कक्ष में जाएंगे नहीं। और इन्होंने बच्चों ये बात करके अलग अलग कक्षों के नाम दिया। पहले का नाम रखा के एल, एम और एन। इसके बाद आते हैं बच्चों चैडविक। कौन आते हैं? चैडविक बच्चों इन्होंने है ना एक 1932 में परमाणु न्यूक्लियस में, अभी तक रदरफोर्ड ने बात किया था कि भाई प्रोटॉन है जो सबसे ज्यादा द्रव्यमान धारण करने वाला चीज है। उसके बाद बच्चों जो आए निल्स बोर, उन्होंने भी प्रोटॉन को लेकर और कोई बात नहीं किया। लेकिन चैडविक जब आए उन्होंने बोला कि भाई जो आप बोल रहे हो ना कि भाई पूरे परमाणु का जो द्रव्यमान है वो कहाँ पे सीमित है? कहाँ के? किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर। वहां पे जो द्रव्यमान आप पूरे क्रेडिट दे रहे हो प्रोटॉन को मत दीजिए। और एक चीज है जिसका नाम क्या है? न्यूट्रॉन। लेकिन वो क्यों पिक्चर में नहीं अब तक आया था? क्योंकि वो था अनावेशित कण। कौन सा कण था? बच्चों अब तक जो एक ख्याल रखा गया था, धारणा रखा गया था कि भाई परमाणु का जितना भी वजन है दैट इज ड्यू टू प्रोटॉन, लेकिन अब बोला गया नहीं, दैट इज ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो बच्चों जैसे मैं कार्बन की अगर बात करूं, कार्बन के प्रोटॉन की संख्या 6, तो उसकी न्यूट्रॉन भी कितने होंगे? 6। इज इट वेरी क्लियर?
अब बच्चों चलते हैं नील्स बोर के बाद हम चलते हैं चेडवी के बाद हम चलते हैं किसके चेडवी ने किसका बच्चों खोज किया था न्यूट्रन अनावेशित कण है लेकिन उसका द्रव्यमान किसके समान है प्रोटॉन के समान। अब बच्चों हम चलते हैं किसके पास बोर बोर तो नील्स बोर आए थे बरी ने क्या किया बरी ने बोला भाई बोर भाई आपने है ना जो इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे घूमेंगे आपने तो बता दिया लेकिन आपने इस बातें के बारे में जिक्र नहीं किया कि भाई पहले कक्ष में जो इसको आपने के नाम दिया पहला ऊर्जा स्तर नाम दिया उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे दूसरे में कितने रहेंगे इसके बारे में तो आपने बता नहीं। तो बच्चों इसीलिए बरी आके उन्होंने क्या बोला कि चलो मैं आपका एक मदद करता हूं पहले में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इसको जानने के लिए आप एक फॉर्मूला यूज कर लीजिए इसका नाम है 2n²। पहला कक्ष में होगा तो n के जगह में 1 पुट करना दूसरे कक्ष में होगा तो n के जगह में 2 पुट करना ऐसे करके हमें पता चल गया पहले कक्ष में बच्चों कितना सेकंड में और इस प्रकार से बोर बरी ने बच्चों इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे घूमेंगे अलग अलग अक्ष में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे इसके बारे में उन्होंने क्या कर दिया अपने मत प्रदान किया और अभी तक बच्चों हम इसी मत को लेकर चल रहे हैं। इसके बाद बच्चों हमारे चैप्टर में आता है कि भाई संयोजकता क्या होता है संयोजकता का मतलब बच्चों ये होता है कि हर एक परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स रखने के लिए धातुएं जो होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स की त्याग कर लेते हैं 8 करने के लिए 8 या 2 करने के लिए और अधातुएं जो होते हैं वो क्या करते हैं ले लेते हैं किससे धातुओं से। तो फॉर एग्जाम्पल बच्चों अगर मैं सोडियम की बात करूं सोडियम का 2 8 11 है इसलिए पहले कक्ष में 2 रहेगा दूसरे कक्ष में 8 दूसरे कक्ष में 1। अब बच्चों इसकी संयोजकता क्या होगा 1 क्योंकि वह 1 त्याग करके अपने बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स रखेगा 8। लेकिन अगर मैं क्लोरीन की बात करूं जो एक अधातु है उसके पहले कक्ष में होगा 2 दूसरे कक्ष में 8 और तीसरे कक्ष में 7 तो बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब मुझे बताइए क्या ये सातों के साथ क्या कर देगा इम्पॉसिबल बच्चों ये लेगा 1 इलेक्ट्रॉन इसलिए इसकी भी संयोजकता क्या है 1। तो वहां पे आप देखें वो +1 करके मतलब एक दान करके उसका होता है संयोजकता 1 और ये एक लेके भी इसका संयोजकता होता है 1। तो संयोजकता मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स अपने बाह्यतम कक्ष में 2 अथवा 8 इलेक्ट्रॉन्स रखने के लिए ये है कितने इलेक्ट्रॉन्स का आदान या प्रदान करते हैं। अब बच्चों बात करते हैं लास्ट टॉपिक की जिसका नाम क्या है समस्थानिक और समभारी। बच्चों समस्थानिक और समभारी को समझने के लिए आपको 2 बातें याद रखने पड़ेंगे एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रन। पहले तो समझ लेते हैं समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब जैसे आपके बुक में हाइड्रोजन और कार्बन के उदाहरण दिए गए। हाइड्रोजन मतलब एक प्रोटॉन होने वाले बहुत सारे हाइड्रोजन है लेकिन क्यों अलग अलग वे लोग हैं क्योंकि उनके न्यूट्रन अलग अलग है। क्या है न्यूट्रन। फॉर एग्जाम्पल आपका आता है बच्चों क्या प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्रेंडियम ठीक है। प्रोटियम में बच्चों आपका 1 हाइड्रोजन 1 न्यूट्रन लेकिन बच्चों ड्यूटेरियम में आपका क्या हो गया 1 हाइड्रोजन 2 न्यूट्रन और ट्रिटियम में कितना हो गया 1 हाइड्रोजन इसलिए उसके भार चेंज हो गया। तो बच्चों मैं यहाँ पे बोलूंगा समस्थानिक को कैसे समझाऊंगा प्रोटॉन संख्या समान लेकिन भार अलग। प्रोटॉन संख्या समान लेकिन भार अलग हो किस लिए भार अलग होगा न्यूट्रन की वजह से इसलिए बच्चों इसको हम कहेंगे समस्थानिक। ठीक है कार्बन के समस्थानिक है हाइड्रोजन के समस्थानिक ऐसे बहुत सारे तत्व है जिनके समस्थानिक है जिनके जैसे बहुत सारे ऐसे जैसे मैंने बोला कार्बन के बहुत सारे नीला भी एक कार्बन का स्वरूप है ये सुनो ग्राफाइट भी एक कार्बन का स्वरूप है। तो इसमें क्या होगा कार्बन की संख्या मतलब प्रोटॉन की संख्या तो सेम होंगी लेकिन न्यूट्रन की संख्या अलग अलग होंगे इसलिए बच्चों इसको कहा गया समस्थानिक। अब समभारी के लिए बच्चों आप सदैव याद रखिएगा कैल्शियम और आर्गन की बात। कैल्शियम बच्चों इसकी कैल्शियम की परमाणु क्रमांक क्या है 20 मतलब इसमें प्रोटॉन भी 20 है न्यूट्रन पे कितना है 20 तो 20 कितना हो गया 40 तो द्रव्यमान कितना हो गया 40 परमाणु भार या द्रव्यमान हो गया 40। लेकिन अगर आर्गन की मैं बात करूं प्रोटॉन की संख्या 20 के नहीं है 18 है लेकिन इसका इसका न्यूट्रन हो गया 22 तो ये 18 और ये 22 हो गया कितना हो गया 40 मतलब ये किसके भार के साथ समान हो गया कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है और आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है। फिर भी जब वजन की बात आए भार की बात आए दोनों सेम हो जा रहे हैं। इस स्थिति में आर्गन और कैल्शियम को कहा जाएगा समभारी और इस प्रकार से हम बच्चों हमारे चैप्टर कर रहे हैं कंप्लीट।